ठीक है दोस्तों, आवाज़ आ रही है? तो चलो हम आज शुरू करते हैं बजट से संबंधित क्वेश्चन दोस्तों। तो सब कुछ ठीक है? आवाज़ जा रही है आप लोगों के पास? हाँ, सब कुछ ठीक है। ठीक है। हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल किडोज आईएएस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अभी इसके पीछे हमारी सारी क्लासें हो चुकी हैं। जैसे करंट अफेयर में राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और आर्थिक से संबंधित वो सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं, जो आरओ एआरओ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आपको पता है कि मार्च में पीसीएस का भी एग्ज़ाम है, उसके लिए ये करंट अफेयर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। और आरओ एआरओ के लिए भी ये करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होगा। जैसे एपीएस का भी एग्ज़ाम है आपका, उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि आने वाले लगभग 6 महीने में जो भी एग्ज़ाम होगा स्टेट पीसीएस लेवल का, या उससे छोटे भी एग्ज़ाम होंगे, उन सब के लिए ये जो हमारा करंट अफेयर सीरीज चल रही है, वो सब के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। आपको दोस्तों करना क्या है आपको करना क्या है, इस सब की पीडीएफ भी, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो क्रेडोज द लर्निंग ऐप पर इसकी पीडीएफ भी पड़ी हुई है और हूबहू इसी फॉर्मेट में है। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से बार बार इसको पढ़कर अपनी तैयारी को और अच्छे से मेहनत करके बना सकते हैं। उसमें क्या होगा दोस्तों, जब आप खुद से इसको डाउनलोड करके पीडीएफ पढ़ेंगे, तो वहाँ पे जब आप बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको वो चीज़ें याद हो जाएगी, और वो जब एग्ज़ाम में आएगा तो गलती होने की संभावना कम रहेगी। इसलिए क्रेडोज द लर्निंग ऐप पर जाइए, वहाँ जितने भी हमने करंट की क्लासेस ली हुई हैं, उन सब का पीडीएफ पढ़ा हुआ है। वहाँ से उसको आप डाउनलोड करिए और बार बार उसको पढ़िए। तो आज हमारा टॉपिक है दोस्तों, करंट अफेयर में बजट 2023-24 आरओ एआरओ समीक्षा अधिकारी के लिए। लेकिन ये आने वाले एग्जाम में सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो चलिए हम देखते हैं। हम अभी बजट से संबंधित सिर्फ करंट अफेयर की दोस्तों बात कर रहे हैं। कभी अगर ज़रूरत पड़ी तो हम बजट से रिलेटेड जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं कि बजट क्या होता है, अगर उसमें पूछा जाए राजकोषीय बजट क्या होता है, राजस्व बजट क्या होता है, प्राथमिक घाटा क्या होता है, पूंजीगत घाटा क्या होता है, या पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं, इन सब के बारे में हम 30 से 35 मिनट की क्लास आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। अगर ऐसी क्लास भी चाहिए तो वो क्लास भी हम 30 से 35 मिनट की एक क्लास लेके वो सब चीज़ें आपको समझा देंगे जो बजट से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसी आधार पर आगे चलते हैं और आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ बजट से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट हम क्वेश्चन कर लेते हैं जो हैं। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। थोड़ा और इसको मोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है फ्रेंड्स, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया। ये आपको पता होगा, जब बजट प्रस्तुत किया गया था तो आपको पता होगा वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने ही बजट प्रस्तुत किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब मोदी सरकार का आपसे पूछा जा सकता है कि मोदी सरकार का कौन सा बजट है, तो आप याद रखिएगा ये मोदी सरकार का 11वां बजट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है, पूंजीगत संसाधन जुटाने के लिए सार्वजनिक कंपनियों में विनिवेश पर निर्भरता इस बजट में कम रखी गई है। आपसे ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कथन और कारण करके कि बजट 2023-24 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान के बजट में पूंजीगत संसाधन जुटाने के लिए सार्वजनिक कंपनियों में विनिवेश पर निर्भरता को इस बजट में बढ़ाया गया है। तो आप याद रखिएगा, बढ़ाया नहीं गया है दोस्तों, घटाया गया है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। कितना घटाया गया है देखिए, पिछले वर्ष इस मद में 65,000 करोड़ का प्रावधान था, जिसे घटाकर इस वर्ष कितना कर दिया गया, 50,000 करोड़ कर दिया गया है। तो आप इस बात को एकदम ध्यान में रखिएगा। पिछली साल 65,000 था, यानी 2022-23 का जो बजट था उसमें विनिवेश से आय प्राप्त करने की कितने की बात की गई थी, 65,000 करोड़ की बात की गई थी। लेकिन वर्तमान का जो बजट है, यानी 2023-24 का जो बजट है, उसमें कितना कहा गया है, 50,000 करोड़ की बात। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं।
बजट से संबंधित, ओ सॉरी, अभी और नीचे भी था ना, ठीक है। ये बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ही हैं जो आगे स्लाइड पे लगे हुए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे क्या करा, देश की प्रति व्यक्ति आय लगभग कितने वर्षों में, 9 वर्षों में कितनी हो गई है, दोगुनी होकर कितनी हो गई है, 1.97 लाख रुपए हो गई है। तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, कितने सालों में, पिछले 9 सालों में देश की जो प्रति व्यक्ति आय थी वो कितनी हो गई है, दुगनी होकर 1.97 लाख रुपए हो गई है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने वर्षों में, ऐसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि देश की प्रति व्यक्ति आय 9 वर्षों में कितनी गुनी हो गई है, 2 गुनी हो गई है, 3 गुनी हो गई है, 4 गुनी हो गई है। तो आप याद रखिएगा कितनी हो गई है, 2 गुनी हो गई है। आप ना तो 3 गुनी मारेंगे और ना ही 4 गुनी, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है, बजट से रिलेटेड देगा, 1 2 3 ऑप्शन दे देगा, वहाँ पे बोलेगा केवल एक सही है, 1 2 सही है, या 1 2 3 तीनों सही है। तो यहाँ से कोई भी पॉइंट 3 उठा लेगा, आपसे पूछ लेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, गलती नहीं करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए आगे क्या कह रहा है, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11.7 करोड़ परिवारों में शौचालय की व्यवस्था की गई है। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, आपसे पूछेगा अगर क्वेश्चन तो ये डाटा जरूर देगा, आपको ये डाटा याद रखना है, एकदम कंफर्म मान के चलिए, यहाँ गलती नहीं करनी है। कितने करोड़, 11.7 यानी 11.7 करोड़ परिवारों में शौचालय की व्यवस्था की गई है। आपसे यहाँ पे थोड़ा ऐतिहासिक या पीछे जाकर पूछ सकता है, स्वच्छ भारत अभियान के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन दे देगा आपके पास कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2014 में हुई। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो बजट 2023-24 में पारित किया गया उसमें कहा गया कि 11.7 करोड़ परिवारों में शौचालय की व्यवस्था की गई है अब तक। तो याद रखिएगा, दोनों सही हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको दोस्तों गलती नहीं करनी है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, तो आप यहाँ गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए। आप याद रखिएगा कितने करोड़, तो 9.6। आपको याद होगा कि उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई, अगर मैं आपसे ऑप्शन दे दूं 2016, 2017, 2018, 2019, तो बहुत सारे लोग आप गलत करोगे कि उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई। आप बताइए उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई, 2000, मैं दो ही ऑप्शन में कह रहा हूँ, 2016 या 2015, इन दोनों में से एक आप बता दो, मैं समझ जाऊंगा आपको उज्ज्वला योजना की, जब ये योजना लाई गई थी तो आपको उस टाइम पता था कि ये योजना कब लाई गई थी, किस सन में लाई गई थी, ठीक। तो 102 करोड़, अगला देखिए, 102 करोड़ लोगों को 220 करोड़ कोविड टीकाकरण किया गया। तो आप ये भी बहुत बड़ी, भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या को यदि पूरी तरीके से टीका लगा दिया जाता है तो ये किसी वैश्विक उपलब्धि से कम नहीं है। इसकी सराहना WHO ने किया था, किसने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसकी सराहना की थी कि भारत जैसे एक विशाल जनसंख्या वाले देश में अगर कोविड टीकाकरण सबको लग रहा है तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को भी, यहाँ पे जितने मैंने फैक्ट कराए हैं ये सब के सब इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन आपसे RO ARO के एग्जाम में या PCS के एग्जाम में या APS के एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम आगे चलते हैं। 47.8 करोड़ PM जन धन बैंक खाते, PM सुरक्षा बीमा एवं PM जीवन ज्योति बीमा के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर, और PM किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपए का नगद अंतरण किया गया। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सब को आपको ध्यान में रखना है और गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स थोड़े गला ख़राब है, खांसी आ रही है, इसलिए बीच बीच में माइक बंद करके हमें खांसना पड़ जा रहा है, तो इस चीज़ को आप मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। बजट में 7 प्राथमिकताएं, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बजट की जो 7 प्राथमिकताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। आपको 4 ऑप्शंस दे देगा, उसमें से एक नहीं डालेगा, 3 यहाँ से उठाएगा, एक कहीं और से डाल देगा, और आपसे पूछ लेगा कि बजट में जो 7 प्राथमिकताएं दी गई थी उसमें निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिकता 7 प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा, समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, अवसंरचना एवं निवेश, सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र, इन सबको आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया, सातवां हो गया। ये 7 प्राथमिकताएं आपको ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी प्राथमिकताएं हैं आप ध्यान में रखिएगा। समावेशी विकास है पहला, दूसरा आपका अंतिम व्यक्ति तक पहुंच है, तीसरा आपका अवसंरचना एवं निवेश है, और चौथा आपका सक्षमता को सामने लाना है, पांचवा आपका हरित विकास है, छठा आपका युवा शक्ति है, और सातवां आपका वित्तीय क्षेत्र है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। बजटीय विवरण आप ध्यान रखिएगा 2023-24, इसमें अगर कहा जाए कुल प्राप्तियां, इसको मैं थोड़ा आपको समझा देता हूं। ये जो कुल प्राप्तियां हैं फ्रेंड्स, कुल प्राप्तियां, तो इसको अगर 2 भागों में बांटा जाए तो एक राजस्व प्राप्तियां होती हैं, राजस्व प्राप्तियां, एक आपका थोड़ा और कम कर लेता हूं, इसको लिख रहा हूं, एक पूंजीगत प्राप्तियां, क्या होती हैं, पूंजीगत प्राप्तियां। ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों में याद रखिएगा। अब राजस्व प्राप्तियों में 2-3 चीजें हैं, जैसे कर राजस्व और कर भिन्न राजस्व, कर राजस्व और कर भिन्न राजस्व। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप पूंजीगत प्राप्तियों में कहा जाए तो इसमें आप देख रहे होंगे 3 चीजें हैं। पहला आपका उधार एवं अन्य देयताएं, उधार एवं अन्य देयताएं, और 3 हैं जैसे अन्य प्राप्तियां और ऋणों की वसूली। अगर इसको इस फॉर्मेट में हम लिख के याद कर लें, जैसे आपके पास पीडीएफ चला जाएगा तो आप इसको इस फॉर्मेट में लिख के उसके नीचे जितने परसेंटेज दिए गए हैं उन चीज़ों को लिखोगे, तो आप जैसे ही देखोगे अच्छा ये चीज़ें ये है, राजस्व प्राप्तियां, कर राजस्व, कर भिन्न राजस्व, उधार एवं अन्य देयताएं, ऋण प्राप्तियां या अन्य प्राप्तियां, ये सब चीज़ें जो आपकी हैं ये बहुत ही अच्छे से हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कुल प्राप्तियाँ कितनी हुई हैं फ्रेंड्स, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 45,03,97 करोड़ रुपए, कुल इतनी प्राप्तियां हैं इनकी। और राजस्व प्राप्तियों की बात किया जाए तो इस टोटल में से 58.45 यानी 58.45% कहाँ से मिला है, राजस्व प्राप्तियां हुई हैं। और इसी में से बचा कितना, अगर बचा आपका कितना 41.55%, ये पूंजीगत प्राप्तियां हैं। तो आप ध्यान रखिएगा इसमें राजस्व प्राप्तियां ज़्यादा हैं, पूंजीगत प्राप्तियां कम हैं। अगर राजस्व प्राप्तियों की बात करें तो राजस्व प्राप्तियों में तो जो कर राजस्व है और कर भिन्न राजस्व है, तो कर राजस्व में कितना परसेंट पैसा आया है, तो कर राजस्व में 88.54% यानी 88.54% किससे आया है, कर राजस्व से आया है। अब 100% पूरी चीज़ को माने तो कर भिन्न राजस्व से कितना प्राप्त हुआ है, 11.46%। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि टोटल का
कुल इतना है 100% मान लिया जाए तो इस 100% में 58% लगभग 58% राजस्व प्राप्तियां हैं और लगभग अगर हम इसको कहें तो 42% पूंजीगत प्राप्तियां हैं। अब इस 58% में जितना कमाई टोटल हुई है कर राजस्व में 88% की कमाई हुई है कर राजस्व और कर भिन्न राजस्व से 11.45% 11.46% की हुई है। ठीक, तो अब आप इसको ध्यान में रखिएगा, आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि 2023-24 के बजट में कर भिन्न राजस्व से कुल कितने परसेंट की प्राप्तियां हुई, तो आप ध्यान में रखिएगा 11.46% की। कर राजस्व की बात करें तो 88.4% की, 88.45% की। अगर आपसे पूंजीगत प्राप्तियों की बात करें तो 41.55% की और अगर यहाँ पे उधार एवं अन्य देयताएं की बात करें तो यहाँ से 95.25% की प्राप्ति हुई है और अन्य प्राप्तियों की बात करें तो 3.26% की प्राप्ति हुई है। अगर वहीं ऋणों की वसूली की बात किया जाए तो 1.23% की वसूली हुई है। तो इस स्लाइड को भी हम अच्छे से जान लेंगे और इस फॉर्मेट में आप इसको लिख के इस हिसाब से लिख लेंगे तो आप आराम से याद हो जाएगा। 2-3 बार जैसे आप देखेंगे पीडीएफ डाउनलोड करके हूबहू आपको याद हो जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो गलतियाँ नहीं होंगी। अब आप सोचेंगे सर इतना डाटा कैसे याद करें, यहीं से तो क्वेश्चन पूछता है जो हमारा गलत हो जाता है कि राजस्व प्राप्तियाँ कितना प्रतिशत है, जो कुल बजट की राजस्व प्राप्तियों में कितना प्रतिशत योगदान दिया, तो आप मार ही नहीं पाते, आप हो सकता है ये लगा दें ये लगा दें, तो आंसर कितना है 58.45% की प्राप्ति राजस्व प्राप्तियां हैं और 41.55% पूंजीगत प्राप्तियां हैं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आगे क्या कह रहा है। अब जैसे कुल प्राप्तियां हैं तो ऐसे कुल व्यय भी रहेंगे, तो कुल व्यय देखो सेम वही है। अब राजस्व खाते पर कितना व्यय किया जा रहा है, अब दोनों का तुलना करिए। राजस्व से प्राप्तियां कितनी हो रही हैं, तो आपने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, अगर पिछली स्लाइड पे जाएं तो 58.45% की प्राप्ति हुई थी। देखिए ये लिखा है 58.4% की प्राप्ति हुई थी टोटल। अगर 100 रुपये मान लिया जाए तो उसमें से लगभग 58.5 रुपये राजस्व से प्राप्ति हुई थी। लेकिन जो खर्च कर रही है भारत सरकार वो 77 रुपये, 100 में मतलब 77 रुपये खर्च कर दे रही राजस्व खाते पर। ठीक, तो इसका मतलब राजस्व खाते का जो व्यय होता है पूंजीगत खाते से अधिक होता है। तो आपसे कभी भी क्वेश्चन बना के दे दे कि बजटीय विवरण के अनुसार या बजट 2023-24 के अनुसार राजस्व खाता जो है या राजस्व व्यय जो है राजस्व प्राप्तियों से हमेशा अधिक होता है, तो आपको इसको सही मानना है। राजस्व प्राप्तियां जितनी रहती हैं उससे ज़्यादा राजस्व के खर्चे रहते हैं। तो यही सेम चीज़ यहाँ लागू हो रही है और वो सही भी हो रहा है। अब देखिए तो यहाँ पे ब्याज भुगतान 30.84 यानी 30.84% का ब्याज भुगतान किया गया। जैसे भारत सरकार द्वारा रोड के निर्माण के लिए या विश्व बैंक से उधार ली हुई या किसी देश से उधार ली है, जैसे अभी हाल फिलहाल में मान लो एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, जैसे बुलेट ट्रेन बनाना है और इसके जापान की सहायता से भारत सरकार बुलेट ट्रेन बना रही है। ठीक, और बुलेट ट्रेन बना रही है, इसके लिए जापान से लगभग शायद 1% या उससे भी कम के परसेंटेज पर इन्होंने क्या किया है, दीर्घकालीन ऋण लिया है। मान लो वो ऋण देना है, ब्याज चुकाना, उस ऋण का जो ब्याज होगा तो ब्याज के रूप में भारत सरकार का सबसे अधिक पैसा खर्च हो रहा है राजस्व प्राप्तियों में। कितना, 30.84% का खर्च हो रहा है। ठीक, अगर वहीं बात करें पूंजी पर संपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान तो 10.56% यहाँ पे खर्च हो रहा है। अगर इसको हम थोड़ा सा आपको बताएं कि पूंजी पर संपत्तियों के सृजन में सहायता का अनुदान से क्या मतलब है, कि जैसे मान लो यूपी सरकार हम लेते हैं कि यूपी सरकार को मान लो हाईवे बनाना है, तो हाईवे बनाना है तो उससे हमें पैसा मिलेगा, जब गाड़ियाँ उस पर चलेंगी टोल टैक्स लगेगा, उससे हमारे पैसे बनेंगे। तो जब ये पैसा बनेगा तो कोई भी ऐसी संपत्ति जहाँ खर्च की जा रही है जिससे हमें उसके बदले में बाद में 1 साल 2 साल 5 साल में पैसे मिलने लगते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा पूंजीगत व्यय होता है। पूंजीगत व्यय का मतलब हम ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं जिससे हमें पुनः बाद में पैसे मिलते हैं। जैसे मान लो कि हमारा क्रेडोज IAS संस्थान है, अभी हम यहाँ पे पैसे लगा रहे हैं, हर महीने 3 से 4 से 5 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, तो हम पैसे लगा रहे हैं, पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाद में हमारा ये पैसे रिटर्न होगा। जब बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़ेंगे तो ये चीज़ें हमें पैसा वापस मिलेगा। तो हम खर्च कहाँ कर रहे हैं, ये पूंजीगत खर्च है हमारा। लेकिन यही हम अगर हम मान लो ये शर्ट हमने खरीदा, ये शर्ट खरीद के हमने पैसे मान ले लगा दिया, 1500 रुपये का ये शर्ट है, हमने इस शर्ट में 1500 रुपये लगा दिया, क्या इससे कोई
पैसे बने नहीं बने, इसको हमने उपभोग किया, ख़त्म चीज़ें। हमने ये पैसा चश्मा खरीदा, हमने पैसा खर्च किया, ये पूंजीगत खर्च नहीं है, ये राजस्व खर्च है। तो आप याद रखिएगा, पूंजीगत खर्च का मतलब हम उस जगह पैसे लगा रहे हैं जहाँ से वापस हमें पैसे दोबारा मिलते हैं, उसको हम कहते हैं पूंजीगत खर्च। और राजस्व खर्च, जैसे हम वेतन दे रहे हैं तो उससे हमारा कुछ बन नहीं रहा है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे अन्य खर्चे कितने हैं, 58.60। अब पूंजी खाते पर व्यय कितना हो रहा है, देखिए 22.23। और हमने पढ़ा था पूंजीगत जो हमारी प्राप्तियां हैं, पूंजीगत से प्राप्त जो हमने पैसा, मान लो सड़क आज बनाया, या हमने बंदरगाह बनाया, या हमने उद्योग की स्थापना की, वहाँ से जो हमारा पैसे आ रहा है वो 41% है, लेकिन हम इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं आगे के लिए, केवल 22%। राजस्व प्राप्तियां देखो हमारे पास कम हैं, लेकिन हम राजस्व पे खर्च ज़्यादा कर रहे हैं, तो इस दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हाँ ठीक दिख रहा है। तो घाटे की प्रवृत्तियाँ देख लो, ये भी कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसको भी ध्यान में, एक बार आप स्लाइड देखिए, तब तक हम पानी पी लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आवाज़ आ रही है, हाँ। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये जीडीपी का प्रतिशत है, ठीक। तो ये जो दिया गया है घाटे की प्रवृत्तियाँ, यानी जीडीपी के आधार पर हमारी जो राजस्व घाटा है वो कितना है, राजकोषीय घाटा कितना है, प्राथमिक घाटा कितना है, तो ये सारी प्रभावी राजस्व घाटा कितना है, ये सब चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा, हम पिछले की तुलना में सब चर्चा करते जाएंगे, ठीक है। हम सब चर्चा करते जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए 21-22 में जो हमारा, देखो ये स्लाइड किसकी है, आप ध्यान रखिएगा, ये स्लाइड किसकी है, राजकोषीय घाटे की स्लाइड है, ये वाला लाइन। और राजस्व घाटे की जो लाइन है वो ये लाइन है। और देखिए ये प्राथमिक घाटे की कौन सी लाइन है, वो ग्रीन वाली लाइन है, ठीक है, ग्रीन वाली लाइन है। अगर इसको हम थोड़ा और हाईलाइट कर देते हैं तब ज़्यादा बढ़िया रहेगा आप लोगों को, रुकिए, इसको हम थोड़ा इसी कलर में लेके हाईलाइट कर देते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको देखिए ये इसी कलर का है, तो हम इस पर थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहे हैं तो आप लोगों के लिए सुविधा हो जाएगा। ग्रीन वाला ले लिए, ठीक है फ्रेंड, और एक येलो है उसको भी ले लेते हैं। देखो ये साथ में ही चली हुई है, येलो वाला भी ले लिए। अब एक हमारा नीली है, तो इसको भी ले लेते हैं हम। ठीक, अब चलिए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब ये जो ब्लू वाली लाइन है ये किसको डिनोट कर रही है, राजकोषीय घाटे को। और ये जो ऑरेंज कलर की है ये राजस्व घाटे को डिनोट कर रही है। प्राथमिक घाटा ग्रीन को डिनोट कर रही है, और जो येलो वाली घाटा ये प्रभावी राजस्व घाटा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ध्यान रखिएगा, यहाँ जितनी चीज़ें मैंने आपको कराई, अब लाइन आपको सही दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 21-22 में जो वास्तविक जीडीपी के प्रतिशत में राजकोषीय घाटा था वो कितना था, 6.7 था। अगर वहीं बात किया जाए 21-22 में राजस्व घाटा कितना था, तो 4.5 था। ठीक है फ्रेंड्स, कितना था, 4.4 है। अगर यहीं पे आपसे बात किया जाए कि प्राथमिक घाटा कितना है, 3.3 था, और आपसे पूछा जाए प्रभावी राजस्व घाटा कितना था, तो ये भी 3.3 था। तो अब आप एक साल का एक लेके हम एक साथ बढ़ते हैं। देखिए राजकोषीय घाटा सबसे ऊपर लिखा गया है, 21-22 में राजकोषीय घाटा 6.7 था, वहीं 22-23 में आके ये 6.4 हुआ, और 22-23 में ये अनुमानित था, और संशोधित जो अनुमान लगाया गया वो भी 6.4 लगाया गया। अब हमारा बजट का जो अनुमान है कि अगले साल के लिए, तो वो कितना होगा,
5.9, यानी जब 2024-25 का बजट आएगा तो हमें ये प्राप्त करना है 5.9। अभी कितना अगर बात किया जाए तो 6.4 की बात किया गया है कि इस साल हमारा 6.4 रहना चाहिए। ठीक, इसी प्रकार से अगर हम राजस्व घाटे की बात करें तो ये देखिए पहले 4.4 था, फिर उसके बाद 3.8 हुआ, 3.8 के बाद फिर राजस्व घाटा बढ़ा, कितना हो गया 4.1 हो गया। फिर उसके बाद देखिए एक बैग बहुत ज़्यादा कम हो गया, आपकी अनुमान कितना लगाया गया है 2.9 का अनुमान लगाया गया है कि जब अगली बार हम बजट पेश करें तो 2.9 हम प्राप्त किए रहें। कम रहेगा फिर संशोधित अनुमान करके आगे बढ़ाया जाएगा उसको। इसी प्रकार से अगर हम बात करें इसका प्राथमिक घाटा का तो 3.3 था, 3.3 से 2.8 हुआ, 2.8 से देखिए फिर थोड़ा बढ़ा 3 हुआ, फिर देखिए अब निचले स्तर पर आया है 2.3। ठीक, इसका अनुमान लगाया गया है। इसी प्रकार से अगर प्रभावी राजस्व घाटे की हम बात करें तो वहाँ भी देखिए 2021-22 में जो वास्तविक था वो 3.3 था, बजट अनुमान लगाया गया 2.6 का, लेकिन नहीं पा पाए तो 2022-23 का जो संशोधित अनुमान था उसके लिए कितना कर दिया गया 2.9। अब अगले साल के लिए कितना किया गया है 1.7। तो इस स्लाइड को आप ध्यान में रखिएगा, कई बार क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों पूछे गए हैं, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चीज़ को आपको गलती नहीं करनी है। अब देखिए यहाँ पे प्राप्ति के स्रोत क्या क्या हैं और व्यय के स्रोत क्या हैं। तो जैसे हमने आपको बताया था कि जो कुल प्राप्तियां हैं उसमें एक राजस्व प्राप्तियां हैं, एक पूंजीगत प्राप्तियां हैं। राजस्व प्राप्तियों के दो पार्ट हमने आपको बताया कि कर राजस्व, गैर कर राजस्व। ऐसे पूंजीगत प्राप्तियों में हमने 3 चीज़ें आपको बताई। तो इसमें से किस में सबसे ज़्यादा आय प्राप्त होती है प्राप्ति के स्रोत, जैसे उधार एवं अन्य देयताएँ, यानी भारत सरकार जिसको उधार दिए रहती है और जो अन्य देयताएँ रहती हैं वो जब भारत सरकार को मिलती है तो उसमें 34% योगदान है उन चीज़ों का। अगर कहा जाए वस्तु सेवा कर तथा अन्य देयताएं कितना है 17% है। आयकर की बात करें तो 15% आयकर से प्राप्त होता है और 15% हमारा निगम कर से प्राप्त होता है। याद रखिएगा, आयकर और निगम कर दोनों से 15% प्राप्त होता है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा कितना है आप याद रखिएगा, कितना हिस्सा है 18%। इस चीज़ को आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है, कितना परसेंट हिस्सा है दोस्तों 18% हिस्सा है। व्यय का स्रोत है ये। और ब्याज अदायगी कितना हो रही है, अब जैसे भारत सरकार जो जो पैसे ले रहती है, ऋण पे लिए रहती है, उसका ब्याज भी देना होता है। जैसे हम मान लो कि एक औद्योगिक संस्थान चलाते हैं, मान लो मुकेश अंबानी को ले लिया, मुकेश अंबानी को लिया, वो SBI में जाके 5,000 करोड़ का उन्होंने लोन लिया हुआ है कि हम एक बंदरगाह विकसित कर रहे हैं या एक फ्लाइट का पूरा उसका उद्योग निर्माण कर रहे हैं। तो उन्होंने 5,000 करोड़ का ऋण लिया या लोन लिया, तो उस लोन पर कुछ ब्याज भी देना होगा। तो इसी प्रकार से भारत सरकार जिससे ऋण लिया रहता है उसका जो ब्याज होता है वो कितना अदा कर रही है हर साल, लगभग टोटल जो व्यय हो रहे हैं उसमें 20% ब्याज की अदायगी भारत सरकार कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्या कह रहा है, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं। अब जैसे बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे उज्ज्वला योजना भी आपने पढ़ा, स्वच्छ भारत अभियान पढ़ा, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। ठीक, तो ये सारी जो योजनाएं केंद्रीय स्तर पर चल रही हैं उसमें भारत सरकार कितना खर्च कर रही है, लगभग 17% खर्च कर रही है। इस बात को भी आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। ठीक है, गलती नहीं करनी है, आपको एकदम याद करके रखना है कि कितना परसेंट किया जा रहा है, कितना परसेंट प्राप्ति हो रही है कहाँ से और कितना परसेंट खर्च हो रहा है कहाँ से। जब ये चीज़ें आपको एकदम कंफर्म पता हो जाएगी तो आए हुए क्वेश्चन जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो वहाँ पे एकाक ऐसे ऑप्शन मिलेंगे जो आपको नहीं पता, लेकिन अगर ये कंफर्म पता रहेगा तो आप एलिमिनेट करके, आप विश्वास मानिए, एलिमिनेट करके आप आंसर सही करके आओगे। लेकिन ये डाटा, जितने भी डाटा आपको बताए जा रहे हैं ये आपको याद होने चाहिए। हमने ऐसा कोई भी डाटा यहाँ नहीं लिया है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऐसी कोई भी डाटा हमने शामिल नहीं किया है। आप खुद इसको देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे, ऐसा एक भी अनर्गल डाटा हमने यूज नहीं किया है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो हमने वही डाटा लिया है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये देखना है और अच्छे से इसको याद करना है, एक भी लाइन नहीं छोड़नी है जो हमारी करंट की क्लास चल रही है। अगर आप इसमें भी चूज करते हो कि नहीं ये हम पढ़ेंगे ये नहीं पढ़ेंगे तो आप समझ लो कि आप मत करो, आप आरो मत दो। अगर इस हिसाब से सोचिए, इसमें आपको हमने क्या ही किया है, केवल 4-4 लाइन आप देखेंगे
बजट कितने पेजों में है? आर्थिक समीक्षा 5-5 600 पेज में है, हम 4-6 पेज में करवा रहे हैं। मेन वो कंक्रीट आपके पास लाया जा रहा है जो आपको पढ़ने में सहायता करे और वो एग्जाम में आए, वही पढ़ाया जा रहा है, ना कि सब। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आगे चलते हैं। रक्षा क्षेत्र में देखिए, अब रक्षा से संबंधित आप पढ़ेंगे तो 10-10 20-20 पेज आपको मिलेगा, लेकिन काम की चीज़ें जो हमारी हैं हमने वही लिया। अगर पूछेगा आपसे तो इस पर कुल आवंटन कितना गया, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बन जाएगा कि 2023-24 के बजट में रक्षा क्षेत्र में कुल कितने करोड़ का खर्च किया गया या उसका कितना खर्च रहा। तो आप ध्यान रखिएगा 5.94 लाख करोड़ रुपए। अगर आपसे पूछा जाए पिछले वर्ष की तुलना में 13% अधिक है, तो यानी पिछले वर्ष जितना खर्च किया गया था उसका 13% इस बार रक्षा बजट में अधिक खर्च किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2022-23 के बजट में पिछले वर्ष के बजट की तुलना में रक्षा क्षेत्र में कितने % की वृद्धि की गई है, तो आप याद रखिएगा 13% की वृद्धि की गई है। दोस्तों भूलना नहीं है, 13%। कुल बजट का, ये कुल जो बजट हमारा है उसका कितना परसेंट है उसका भी ध्यान रखिएगा, 13.18%। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और पिछले वर्ष 22-23 में व्यय देखिए जो मैंने देखो बढ़ा हुआ है, 5.94 लाख करोड़ हुआ है। और पिछले वर्ष आपसे तुलना करके कभी आपसे दोस्तों पूछ सकता है, तुलना करके पूछ सकता है, तब भी आप लोग इसको 5.25 करोड़ बता सकते हैं, ठीक। तो देखिए जो 4 लाइन हमने लिखा है, ये 4 के चारों लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी लाइन आपसे पूछी जा सकती है, यहाँ चूज नहीं कर सकते। और देखो हमारी टीम ने ये जो स्लाइड लगाई है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, यहाँ से भी कंपेयर करके कई बार पूछा जा सकता है। जैसे आपको याद होगा कि शायद पीसीएस में था, एक बार पूछा हुआ था, किन दो राज्यों की जनसंख्या को किन दो देशों की जनसंख्या को मिला दिया जाए तो उसमें यूपी किस नंबर पे होगा। इसी आधार पर कोई क्वेश्चन पूछा हुआ था जनगणना से, वर्ड की तुलना करते हुए यूपी किया था। तो आप याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगर पाकिस्तान की बात किया जाए तो पाकिस्तान की रक्षा बजट में 46.69 हज़ार करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ 1000 करोड़ है और भारत लाख करोड़। कितना आगे है भारत किससे, पाकिस्तान से। तो आप याद रखिएगा। और देखिए भारत का बजट आपको हमने बता ही दिया कितना गुना ज़्यादा है पाकिस्तान से, 12.75 गुना। और वहाँ के लोग कहते हैं कि हम भारत को हराएंगे। इस हिसाब से आप हराओगे। आप कितना खर्च कर रहे हो रक्षा बजट पे, हम कितना खर्च कर रहे हैं, हमारी सैनिक क्षमता कितनी है। केवल परमाणु बम बड़ा कर लेने से कोई युद्ध नहीं जीता जा सकता। आज युद्ध जीता जा रहा है तो जिगर के माध्यम से, मजबूती के माध्यम से, शक्तिशाली के माध्यम से, कूटनीति के माध्यम से, ठीक है। और चीन का बजट देखिए भारत से 3 गुना अधिक है। यहाँ पे कितना है चीन का बजट, 18.77। कितना है दोस्तों, यहाँ देखिए 18.77% लाख करोड़ रुपए, भारत से 3 गुना अधिक है। तो भारत से अभी भारत को चीन तक पहुंचने में बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। केवल सरकार को नहीं, हम पूरे देशवासियों को मेहनत करने की ज़रूरत है, जिससे भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरे और एक विकसित देश बनाने का जो भारत का सपना है वो पूरा हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। बजटीय विवरण 2000 ये तो रहेगा सब में। अब देखिए सब्सिडी की बात किया जाए तो कुल सब्सिडी आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बहुत अच्छा चीज़ है। 2022-23 में सब्सिडी जो आपकी थी तो 5,62,079.50 करोड़ खर्च किया गया था। और 2023-24 में देखिए कितना खर्च किया गया, तो उससे बढ़ के खर्च किया गया 22-23-24, ये थोड़ा हाँ ठीक है। तो इसमें क्या किया गया, 40,30,083 यानी 4,30,083 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ठीक, अब सोचिए 22-23 में सब्सिडी पर ज़्यादा खर्च किया गया था। यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पे 56 है, यहाँ पे 40 है। तो ज़्यादा खर्च किया गया किसमें, पिछले साल की बजट में, यानी 2022-23 के बजट में सब्सिडी पर ज़्यादा खर्च किया गया था और 2023-24 में सब्सिडी पर कम खर्च किया गया है। आपसे यही एक क्वेश्चन बना लेगा कथन कारण में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको दे देगा 2022-23 के बजट में जो सब्सिडी पर व्यय किया गया था वो 2023-24 की तुलना में कम है। तो आप याद रखिएगा कम नहीं है, अधिक था। ठीक है, तो ये अधिक है। तो कितने % की कमी की गई है, एक साथ देखो बहुत कमी कर दिया गया है। सब्सिडी पर कितना कमी की गई है, 28.2
28.29%। कितना? 28.29% की कमी की गई है पिछले साल के बजट की तुलना में इस साल के बजट में सब्सिडी में। तो याद रखिएगा। अब देखिए सब्सिडी में सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ हो रहा है, सब्सिडी दी कहाँ जा रही सबसे ज़्यादा, तो 92.40% सब्सिडी केवल खाद्य एवं उर्वरक पर। तो खाद्य एवं उर्वरक पर जो सब्सिडी दी जा रही है, कुल सब्सिडी का कितना है सोचिए, 92.40। ठीक है, तो सोचिए 92.40 केवल खाद और रासायनिक उर्वरक पर किया जा रहा है। तभी तो हम देखते हैं जाके एक बोरी खाद लेके आते हैं, पूरे के पूरे डाल रहे हैं, इतना ज़्यादा खाद का यूज हो रहा है, ज़मीन जो हमारी ज़मीन की उर्वरता है वो उससे ख़राब हो रही है। अगर आपसे कहा जाए फसल जो है जो हम खा रहे हैं उसमें भी वो कीटनाशक चीज़ें आ रही हैं, हमारी जल हमारा प्रदूषित हो रहा है। इसीलिए धीरे धीरे इसको रिप्लेस करने के लिए नैनो यूरिया की बात की जा रही है, लिक्विड यूरिया की बात की जा रही है, जिससे हमारी ज़मीन की उर्वरता भी बनी रहे और हमारा जो जल संसाधन है वो भी स्वच्छ बना रहे। इन सबको ध्यान में रखते हुए भी भारत सरकार ने ये पहल किया हुआ था, तो किया हुआ है, अभी भी वो चीज़ें चल रही है, उस पे क्या हो रहा है, रिसर्च हो रहे हैं उस पे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अगर खाद एवं उर्वरक पर कुल इतनी सब्सिडी है तो उसमें से किस किस पर ज़्यादा है, तो देखिए उर्वरक सब्सिडी कितना है इसमें से 43.44%, खाद्य सब्सिडी पर कितना है 48.96%, अगर ब्याज की सब्सिडी कहा जाए तो 6.84%, और पेट्रोलियम एलपीजी पर देखिए कितना 0.56% इस जितने हमने बताया आपको, मैंने शुरू में ही बता दिया है कि जितने भी यहाँ शामिल किए गए हैं यहाँ पर आप एक लाइन भी नहीं छोड़ सकते, एक लाइन भी नहीं छोड़ सकते। अगर आप यहाँ से छोड़ रहे हो तो सकता है वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, क्योंकि हम लोग खुद ही इतना कम कर दिए हैं जिससे आपको लोड ना हो पढ़ने में और आसानी से चीज़ों को रिकॉल किया जा सके और उसको याद किया जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। कर कर से संबंधित देखिए जो क्वेश्चंस हैं वो भी हमने ले लिया। क्या कह रहा है, 7 लाख आय तक वाले व्यक्तियों पर कोई कर भुगतान नहीं होगा, यानी 7 लाख जो व्यक्ति कमा रहा है उस पर कोई कर नहीं लगेगा। मार्केट लिंक्ड डिबेंचर से मिलने वाली आय को कर के दायरे में लाया गया, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। कर स्लैब संख्या को 6 से घटाकर कितना कर दिया गया, 5 कर दिया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला, उच्च प्रभार दर 37% से घटाकर कितना कर दिया गया, 25% कर दिया गया, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्या अगला क्या कह रहा है दोस्तों, विनिर्दिष्ट सिक्योरिटियों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क एनसीसीडी में लगभग 16% की वृद्धि हुई है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, लगभग 16% की, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए रेलवे, आवंटन कितना हुआ रेलवे पे, 2.4 लाख करोड़। ठीक है, और 500 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का निर्माण की बात की गई है। अगला, 35 हाइड्रोजन ईंधन आधारित ट्रेन के साथ आने के लिए तैयार है और 100% विद्युतीकरण प्राप्त करने की भी बात की गई है। आगे क्या कह रहा है, महत्वाकांक्षी स्टेशन पुनर्विकास योजना को लागू करना। तो ये सारी रेलवे से संबंधित जो 4 से 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, वो सब हमने एक ही स्लाइड में ले लिया। बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि क्वेश्चन अगर रेलवे से पूछे तो इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है फ्रेंड्स, क्या क्या, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का निर्माण की बात की गई, कितने, 500 वंदे भारत। 35 हाइड्रोजन ईंधन आधारित ट्रेन के साथ आने के लिए तैयार है भारतीय रेलवे, इस बात को भी ध्यान में रखना है। और भारतीय रेलवे ने कहा है कि 100% विद्युतीकरण प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। आगे कहा है महत्वाकांक्षी स्टेशन पुनर्विकास योजना को लागू किया जाएगा, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं जो हैं उसको भी हम देख लेते हैं। क्या कह रहा है, आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जहां पे केवल उसका पूछ लिया जाता है कितने आवंटन हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको स्लाइड आप देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको देखिए, आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम 22,000 करोड़, 2200 करोड़। ठीक है, कितना है, 2200, 2200 करोड़। भारतीय बाजार अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को
उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा देने की घोषणा की गई है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। आगे क्या कह रहा है, प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण की अप्रयुक्त राशि से अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना की जाएगी। ठीक है, जिसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक करेगा। इस बात को भी याद रखना, कौन करेगा, राष्ट्रीय आवास बैंक करेगा। फंड का उपयोग टीयर 2 तथा टीयर 3 शहरों में शहरी और अवसंरचना के निर्माण के लिए सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, इस बात को आपको भूलना नहीं है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कौन करता है, राष्ट्रीय आवास बैंक। ठीक है, अब देखिए, गोवर्धन गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन बायो एग्रो रिसोर्सिंग धन योजना। यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों, कलर हम ले लेते हैं नीला। चलिए, उद्देश्य क्या है इसका, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। कुल निवेश कितना किया गया है, आप याद रखिएगा, 10,000 करोड़ कुल निवेश किया गया है और 500 नए अवशिष्टों से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। 3 चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे शामिल किया है, किसमें, गोवर्धन गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस धन योजना। एक बार दोबारा मैं पढ़ता हूँ इसको, गोवर्धन गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस धन योजना। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है और 3 बिंदु हमने जो बताया है उस पर भी आपको ध्यान देना है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। आगे क्या कह रहा है, अवसंरचना में निजी निवेश के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए नया अवसंरचना वित्त सचिवालय स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या किया गया है, एक अवसंरचना वित्त सचिवालय स्थापित करने की बात किया गया है। अब नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, राष्ट्रीय डिजिटल बाल एवं किशोर पुस्तकालय। इसका क्या इंपॉर्टेंस है, भूगोल, भाषा सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट पुस्तकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए क्या किया गया है, राष्ट्रीय डिजिटल बाल एवं किशोर पुस्तकालय की शुरुआत की गई है। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कभी हाल ही में बजट 2023-24 में जारी की गई योजना राष्ट्रीय डिजिटल बाल एवं किशोर पुस्तकालय की घोषणा की गई, यह किससे संबंधित है, तो आपको बताना पड़ेगा कि भूगोल, भाषा सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट पुस्तकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए यह योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, आई गॉट कर्मयोगी। तो आप याद रखिएगा, सरकारी कर्मचारियों को उनका कौशल बढ़ाने तथा उन्हें जन केंद्रित सुविधाएं उपलब्ध कराने के योग्य बनाने के लिए आई गॉट कर्मयोगी की शुरुआत की गई 2023-24 के बजट में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन। आप इसको स्टार बना के रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने बता रहे हैं वो सब तो इंपॉर्टेंट है ही हैं, लेकिन जिसमें स्टार लग गया वो समझ लो कि हो सकता है हूबहू वही क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे किससे संबंधित आपसे ऐसे दे देगा नॉर्मल, प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन किससे संबंधित है, एससी से, एसटी से, ओबीसी से या जनरल से या महिलाओं से, ऐसे कुछ दे देगा आपको। तो आप ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जातियों के लिए अगले 3 वर्षों के लिए 1500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। किसमें किया गया है, प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये क्या है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है, तो आप ध्यान रखिएगा, सीमावर्ती गांव में पर्यटन के बुनियादी ढांचे का विकास और पर्यटन सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। देश के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए 3 उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। किसमें की गई है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री कार्यक्रम यानी पीएम प्रणाम। आपको ऐसे ही दे देगा, पीएम प्रणाम ऐसे लिख के दे देगा।
पीएम प्रणाम योजना दे, योजना आपको दे देगा। ऐसे भी लिख के आपको दे सकता है, ठीक है। तो आपको करना नहीं है, प्रधानमंत्री कार्यक्रम है पीएम प्रणाम योजना, ठीक है। तो पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण एवं सुधार हेतु राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र को रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग तथा उनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। यहाँ पे क्या कह रहा है, महिलाओं की बचतों को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई लघु बचत योजना की शुरुआत की गई है। और इसमें क्या कहा गया है, 2 वर्षों की अवधि के लिए 7.5% की ब्याज दर पर 2 लाख तक की जमा राशि की सुविधा दी गई है। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, इसका क्या मतलब है कि महिलाएं जो अपना बचत करती हैं, अगर वो इस योजना के तहत जमा करती हैं तो उनको 2 लाख तक की जमा कर सकती हैं। और उस जमा पर इनको कितने % का ब्याज मिलेगा, 7.5% का ब्याज मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों इस चीज़ को भी। मिष्टी योजना ये भी बहुत फेमस है, और आप जो लोग हमारा टेस्ट सीरीज से जुड़े होंगे उसमें ये आया भी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिष्टी योजना के बारे में आपको बता, आपने टेस्ट सॉल्व किया होगा तो उसमें मिष्टी योजना भी आई हुई थी। तो आप ध्यान रखिएगा, इस योजना के तहत भारत के समुद्र तटीय और साल्ट पैन भूमि पर मैंग्रोव की सुविधा प्रदान करना है। तो क्वेश्चन क्या था दोस्तों जो टेस्ट में पूछा गया था, मिष्टी योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए, आर्द्र भूमियों से, बी, मैंग्रोव से, सी, ऐसे ऑप्शन और दिए गए थे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाए गए थे। तो आप याद रखिएगा किससे संबंधित है, मैंग्रोव से संबंधित है, गलती नहीं करनी है, ठीक है। यह कार्यक्रम मनरेगा, कैंपा फंड और अन्य स्रोतों के बीच तालमेल के माध्यम से संचालित किया गया है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, मिष्टी योजना किससे संबंधित है, मैंग्रोव से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, विश्वकर्मा कौशल सम्मान यानी पीएम विकास, ठीक। तो उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार। तो क्या क्या 3 चीजें यहां लिखी गई हैं। पहला, उत्पादों की गुणवत्ता, उनके पैमाने और पहुंच, इन तीनों में सुधार करने की बात किया गया है विश्वकर्मा कौशल सम्मान में यानी पीएम विकास में, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, एमएसएमई वैल्यू चेन के साथ एकीकृत होने में सक्षम बनाएगी। कौन सक्षम बनाएगी, विश्वकर्मा कौशल सम्मान, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, इसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग, महिलाओं एवं कमजोर वर्गों के लोगों को बहुत अधिक फायदा पहुंचाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा। विश्वकर्मा कौशल सम्मान या पीएम विकास भी याद रखना है, या विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। तो इसको ध्यान में रखना है, और ये जो 2-3 पॉइंट हमने आपको बताया इसको याद कर लेना है। पूछेगा तो इन्हीं में से पूछेगा, एक्स्ट्रा कहीं नहीं जाएगा। अगर आप नहीं सही कर पाओगे, यहाँ से नहीं मिलेगा, तो आप समझ लो कि कोई नहीं कर पाएगा, ठीक। नेक्स्ट, कृषि वर्धक नीति, एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड। तो आप याद रखिएगा, कृषि वर्धक नीति के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। क्या कह रहा है, युवा उद्यमी ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टार्टअप खोल सकें, इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु बजट में प्रस्ताव किया गया है। बहुत अच्छी चीज़ है ये। आगे क्या कह रहा है, उद्देश्य किसानों के सामने उत्पन्न चुनौतियों का नवोन्मेषी समाधान उपलब्ध कराना। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इन दोनों पॉइंट को ध्यान में रखना। और क्वेश्चन आए दोस्तों तो यहाँ से गलती नहीं करना है। जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये जो करंट की सीरीज हमारी चल रही है, तब आपके समझ में आएगा कि ये करंट की सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है। आप इतनी सारी मैगजीन पढ़ रहे होंगे, क्या आप याद कर पा रहे होंगे सारी मैगजीन, या कोई एक मैगजीन सारी चीज़ें थोड़ी याद हो पाती हैं। तो उसमें से उन मैगजीन को लेकर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया जा सकता है आयोग द्वारा, वो क्वेश्चन हमने शामिल किया हुआ है। ऐसा नहीं कि जितने दिए हैं सब शामिल कर लिया है। ये आपको
कम टाइम में बहुत अच्छी प्रिपरेशन के लिए ये आपकी क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। जब आप आरओ एआरओ के एग्ज़ाम में बैठेंगे तब आपको समझ में आएगा, काश हमने ये क्लास पूरे अच्छे तरीके से पढ़ा होता और पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन किया होता तो आज हमारा आरओ का प्री हो जाता। लेकिन गलती नहीं, अभी भी आपके पास टाइम है। अभी हमारी केवल 3 वीडियोस गई हैं, ये चौथी है। उन तीनों को देखिए। अगर अब आप लोग यहाँ तक देख रहे हो तो इसका मतलब आपको क्लास अच्छी लग रही है। तो क्लास अच्छी लग रही है दोस्तों, तो जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें उसको देखने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, रुक के फिर हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक। तो चलिए, आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, आपको आगे नोटिफिकेशन मिल जाएगा, बहुत अच्छी बात है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, ठीक। तो सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। हम जो टेस्ट सीरीज कराते हैं, देखिए मैंने आपको कल की भी क्लास में बताया, जब आरओ एआरओ का टेस्ट करा रहा था तब भी मैंने आपको बताया था और ये अब भी बता रहा हूँ। ये जो आरओ एआरओ की टेस्ट सीरीज हो रही है तो इसका जो क्वेश्चन फॉर्मेटिंग है वो 2-4 लोग जो मिल के कर रहे हैं वो करंट नहीं बना रहे हैं, करंट के अलग टीम है। लेकिन देखिए करंट की जो चीज़ें शामिल की गई हैं वो आपके एग्ज़ाम में भी आ रहे हैं, जो टेस्ट ले रहे हैं उसमें भी दिए गए हैं, जबकि दोनों टीमों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ क्वेश्चन फंस रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ वही क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। केवल यही आरओ आरओ की टेस्ट सीरीज आप मत देखिए कि DOJIS की, आप कोई भी टेस्ट सीरीज उठा के देखिए। हमने जो राष्ट्रीय घटनाक्रम कराया है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम कराया है और आर्थिक घटनाक्रम कराया है और बजट के भी जो करा रहे हैं, आप जाके टेस्ट सीरीज किसी भी का उठा के आप देखिए, अगर यहाँ से क्वेश्चन ना फंसे तो आप कहिएगा, ठीक। तो इस हिसाब से आप इसको देखिए, इंपॉर्टेंट है, आपके तैयारी में ये 4 चांद लगाएगा और आपको हमेशा हमेशा के लिए करंट में जिताएगा, ठीक। तो ऐसे करंट देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जनजातीय क्षेत्रों में जागरूकता सर्जन, 0 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के 7 करोड़ लोगों की यूनिवर्सल स्क्रीनिंग की जाएगी और 2047 तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया। कब तक, आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन को भारत सरकार ने कब रखा है, दे देगा आपको 2030, 2025, 2040, 2047। तो आप ध्यान रखिएगा, ना 2030 मारना है, ना 2025 मारना है, ना 2000 कुछ और मारना है, आपको मारना क्या है, 2047। 2047 तक भारत सरकार ने कहा है कि हम भारत से पूरी तरीके से सिकल सेल एनीमिया को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया भारत में नहीं रह जाएगा। वन लाइनर 2 क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना बच्चों एवं किशोरों के लिए की गई। तो आप याद रखिएगा, राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय किसके लिए की गई है, तो आप ध्यान रखिएगा बच्चों एवं किशोरों के लिए की गई है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, 50 पर्यटन घनत्व को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम आ जाते हैं, देखिए हमारा जो बजट से क्वेश्चन था, हमने लगभग आधे घंटे या 20 आधे घंटे लग गए हैं, ठीक। आधे घंटे में हमने उसको ख़त्म कर लिया है, आधे घंटे या 40 मिनट जो भी हो, हमने उसको ख़त्म कर लिया है। अब देखिए हमारा आर्थिक समीक्षा आ गया है। आर्थिक समीक्षा में भी हम वही क्वेश्चन शामिल किए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आर्थिक समीक्षा के बारे में हम देखते हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23, आप ध्यान रखिएगा, जो समीक्षा पेश की जाती है और जो बजट पेश किया जाता है, तो बजट जो पेश किया जाता है वो अगले साल, यानी जो इस साल की हमारे खर्च और प्राप्तियों का जो ब्यौरा होता है वो दिया रहता है और आगे हम जो प्राप्त करना चाहते हैं उसमें अनुमान भी लगाया जाता है। और जो आर्थिक समीक्षा होती है इसमें किस तरीके से भारत सरकार, जैसे पिछले साल कौन कौन सी कमियां रह गई, हमारी वृद्धि क्यों नहीं हो पाई, अगर मुद्रास्फीति बढ़ी तो क्यों बढ़ी, और इस आधार पर आर्थिक समीक्षा की जाती है। जैसे नाम से ही है समीक्षा, किसी चीज़ की समीक्षा करो, तो इसमें क्या है, आर्थिक समीक्षा, यानी आर्थिक
चीज़ों की समीक्षा की जा रही है आर्थिक समीक्षा के माध्यम से, ठीक। तो यानी बजट में जो चीज़ें हुई हैं अगर जैसे राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा गया है, अगर वो प्राप्त नहीं किया गया है तो कौन कौन सी ऐसी कमियां भारत सरकार की रही जिसकी वजह से राजकोषीय घाटे को प्राप्त नहीं किया जा सका, या राजस्व घाटे को कम नहीं किया जा सका, या प्राथमिक घाटे को कम नहीं किया जा सका, हमारी जीडीपी वृद्धि को क्यों नहीं बढ़ाया जा सका, मुद्रास्फीति को बढ़ने से क्यों नहीं रोक पाए हम। इन सब मुद्दों पर चर्चा की जाती है आर्थिक समीक्षा में, और कुछ सुझाव भी दिए जाते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि भारत सरकार उसको हूबहू माने ही। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो चलिए हम देखते हैं इसमें। सर्वेक्षण बजट से एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। जैसे आपको यहाँ पहली लाइन बता दिया कि सर्वेक्षण बजट से एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। इसका मतलब पहले बजट प्रस्तुत किया जाएगा, पहले सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाएगा, फिर बजट, ठीक है। आमतौर पर 31 जनवरी, ठीक। अब सर्वेक्षण के आकलन और सिफारिश बजट के लिए बाध्यकारी नहीं है। जैसे मैंने आपको एक लाइन समझाते हुए बताया कि जो आर्थिक समीक्षा की जो सिफारिशें हैं ये बजट के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसको हम लागू करें, लेकिन जो हमारे स्पेशलिस्ट रहते हैं आर्थिक से संबंधित या इकोनॉमिक्स से संबंधित, वो अपनी चीज़ें बताते हैं कि भारत सरकार को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, अगर ये करेंगे तो वृद्धि होगी, ये करेंगे तो ये नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा या मुद्रास्फीति बढ़ेगी, ठीक। तो इन चीज़ों पर ध्यान देने की बात है, और इसके आधार पर सरकार कुछ कदम भी उठाती है। ऐसा नहीं है कि सरकार एकदम शून्य में चली जाती, कोई बात ही नहीं करती। आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर सरकार कदम भी उठाती है अगले साल के लिए, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। क्या कह रहा है देखिए, भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2023-24 में जीडीपी की वृद्धि का अनुमान कितना लगाया गया है, 6 से 6.8% तक बने रहने का अनुमान लगाया गया है। अब देखिए यहाँ पे ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैश्विक संस्थाओं द्वारा जीडीपी वृद्धि का अनुमान, यानी जो विश्व की संस्थाएं हैं वो कह रही हैं कि भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहेगी, सब अपने अपने अनुसार बता रही हैं। जैसे आईएमएफ हो गया, विश्व बैंक हो गया, एशियाई विकास बैंक हो गया, ये अपने आधार पर, अपने मूल्यांकन के आधार पर बताना चाह रही हैं कि भारत की जो वृद्धि होगी वो कितनी होगी। तो चलिए देखते हैं हम कौन कितना बता रहा है। तो जैसे यहाँ पे आईएमएफ ने क्या बताया दोस्तों कि 2023 के लिए भारत के वास्तविकता जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान है, 6.8% से बढ़ने का अनुमान है। ये कह रही है कि जो भारत की जीडीपी वृद्धि दर है वो 2023 में कितनी रहेगी, 6.8। कौन कह रहा है, आईएमएफ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक के अनुसार, विश्व बैंक क्या कह रहा है, विश्व बैंक के अनुसार 2023 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.9 रहेगी। ये कह रहा है नहीं 6.8 नहीं रहेगी, ये कह रहा है विश्व बैंक नहीं भैया 6.9। हमारे अनुसार तो भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर है वो कितनी रहेगी, 6.9। फिर एक संस्था और निकल के आती है, तुम दोनों कम बता रहे हो। एशियाई विकास बैंक ने कहा, बोला मैं एशियाई विकास बैंक से हूँ, मुझे ज़्यादा पता है भारत के बारे में क्योंकि भारत एशिया का ही देश है। तो उन्होंने क्या बताया, 2023 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितनी है, 7% है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए भारत की 5 प्रमुख निर्यातित वस्तुएं, भारत अपने यहाँ से 5 ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिसका सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। तो पहले नंबर पर पेट्रोलियम उत्पाद व कच्चा तेल जिसमें कोयला भी शामिल है, इसका सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। दूसरे नंबर पर जो निर्यात करता है रत्न एवं आभूषण। तीसरे नंबर की बात किया जाए मशीनरी व उपकरण। अगर चौथे नंबर की बात किया जाए तो परिवहन उपस्कर, और 5वें नंबर की बात किया जाए तो धातुओं के उत्पाद। ठीक इसी प्रकार से अगर हम कहें कि भारत की 5 प्रमुख आयातित वस्तुएं क्या है, यानी भारत दूसरे देशों से जो अपने यहाँ मंगाता है उसमें कौन सी टॉप 5 चीज़ें हैं, तो आप पहली याद रखिएगा पेट्रोल, तेल एवं स्नेहक पहला जो करता है। दूसरे की अगर बात करें तो दूसरा इलेक्ट्रॉनिक सामान। अगर तीसरे की बात करें तो सोना और चांदी। चौथे की बात करें रसायन, और 5वें की बात करें तो कोयला। तो ठीक है दोस्तों, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक सामान, तीसरे की बात करें सोना और चांदी, चौथे की बात करें तो रसायन, और 5वें की बात करें तो कोयला। आपको इसको क्रम से याद रखना है, दोनों को क्रम से याद रखना है, इसमें गलतियां नहीं करनी है। आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है भारत की 5 प्रमुख निर्यातित वस्तुएं का क्रम लगा दो, या भारत की प्रमुख 3 निर्यातित वस्तुओं का क्रम लगा दो।
तो आपको लगाना पड़ेगा पहला पेट्रोलियम उत्पाद या कच्चा तेल, दूसरा आपको लगाना पड़ेगा रत्न एवं आभूषण, अगर तीसरे की बात किया जाए तो मशीनरी और उपकरण, अगर चौथे की बात किया जाए तो परिवहन उपस्कर, अगर पांचवें की बात किया जाए तो धातुओं के उत्पाद। अगर इसी प्रकार से अगर आप देखा जाए, अगर आयात की गई वस्तुओं से अगर आपसे पूछे तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। आयात की वस्तुओं में जो है पेट्रोल, तेल एवं स्नेहक है, दूसरे नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक सामान है, तीसरे नंबर की बात किया जाए तो सोना और चांदी है, चौथे नंबर की बात किया जाए तो रसायन है, और पांचवें नंबर की बात किया जाए तो कोयला है। आप इस बात को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम देखिए आ गए हैं प्रमुख फसल उत्पाद और शीर्ष 3 राज्य। यहाँ से हर बार क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, इस वजह से हमने इसको शामिल किया है, ठीक। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, और ठीक, चावल के उत्पादन में पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, और तीसरे स्थान पर पंजाब है। इसी प्रकार से गेहूं की बात करें तो गेहूं में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, और तीसरे स्थान पर पंजाब। अगर हम मक्का की बात करें तो मक्का में पहले स्थान पर कर्नाटक, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र। इसी प्रकार से अगर हम मोटे अनाज की बात करें तो पहले स्थान पर कर्नाटक, दूसरे स्थान पर राजस्थान, और तीसरे स्थान पर हमारा महाराष्ट्र। चने की बात करें तो चने में पहले स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, और तीसरे स्थान पर राजस्थान। इसी प्रकार से हम कुल दाल की बात करें तो पहले स्थान पर मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, और तीसरे स्थान पर पंजाब। इसी प्रकार से अगर हम मूंगफली की बात करें तो मूंगफली में देखिए पहले स्थान पर गुजरात है, दूसरे स्थान पर राजस्थान है, और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। इसी प्रकार से अगर हम सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, और तीसरे स्थान पर राजस्थान है, ठीक। सूरजमुखी की बात करें तो सूरजमुखी में पहले स्थान पर कर्नाटक है दोस्तों, दूसरे स्थान पर तेलंगाना है, तीसरे स्थान पर उड़ीसा है। इसी प्रकार से गन्ने की बात करें तो गन्ने में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, और तीसरे स्थान पर आपका क्या है, कर्नाटक है। इसी प्रकार से कपास की बात करें तो गुजरात पहले स्थान पे, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे, और तेलंगाना तीसरे स्थान पे। जूट और मेस्ता की बात करें तो पश्चिम बंगाल, दूसरे पे असम, और तीसरे पे बिहार। शायद ख़त्म भी हो गया है हमारा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों आज हमारा बजट और आर्थिक समीक्षा देखिए लगभग 1 घंटे में पूरी क्लास हमने ख़त्म कर दी। अब सोचिए बजट और आर्थिक समीक्षा आप कहीं भी पढ़ेंगे आपको 3 से 4 घंटे लग जाएगा, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप याद नहीं कर पाओगे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप निकाल नहीं पाओगे। हमारी पूरी टीम ने मेहनत किया और वो सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से निकाला और उसको इस फॉर्म में लाया जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो आप अपना समय बचाने के लिए क्रीडोज आईएएस को आप या क्रीडोज आईएएस ऐप को आप डाउनलोड कर लें, वहाँ से इसको पीपीटी के फॉर्म में डाउनलोड कर लें और उसको याद भी कर सकते हैं, पढ़ लें अच्छे से उसको। इस हिसाब से जब आप करंट की तैयारी करोगे तो आपको लगेगा कि करंट से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। आप देख रहे होंगे कि जितना भी हमने अभी तक कराया पिछली 4 क्लासों में एक भी ऐसा क्वेश्चन शामिल नहीं किया है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा ना हो या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट ना हो। वो सभी क्वेश्चन हम करा रहे हैं जो केवल और केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ध्येय उद्देश्य आपका क्या है, केवल और केवल पेपर पास करना। आपको एक नौकरी चाहिए, उसके लिए हमारी पूरी टीम ने लगातार मेहनत की है और आगे भी ऐसे करती रहेगी। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए। अगर आप चैनल को देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे हम कोई भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए कि हाँ, अगर किसी को करंट कंक्रीट पढ़ना है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है केवल वही पढ़ना है, तो आप क्रीडोज आईएएस पे आकर उन चीज़ों को देख सकते हैं। ऑनलाइन अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगली जो हमारी क्लास होगी करंट की, उसमें हम यूपी स्पेशल से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे जो करंट से रिलेटेड है। यानी करंट यूपी स्पेशल जो हमारी होगी वो भी लगभग 1 घंटे 20 मिनट की क्लास होगी, जिसमें पिछले 6 महीने की वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज हम कराएंगे जो यूपी आरओ एआरओ या यूपी पीसीएस के लिए, या जो अभी एक और
एग्ज़ाम हुआ है, एपीएस का होने वाला है, उसके लिए, सबके लिए वो इम्पॉर्टेंट होगा दोस्तों। तो आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब करिए, जिससे जो भी वीडियो हम डालें आपके पास पहुँचे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे क्रेडोज द लर्निंग ऐप पर जाइए, ये देखिए लिखा है क्रेडोज द लर्निंग ऐप, ये हमारा एक ऐप है। यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है और इसका पीडीएफ भी वहीं डाल दिया जाता है। हमारे पढ़ाने के 1 घंटे बाद वो आपको ऐप पर मिल जाएगा, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और बार बार पढ़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।